हेलो बच्चों, वेलकम बैक। अपना चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन चल रहा है। सॉल्यूशन में अपन लोग आगे के टॉपिकों को डिस्कस करते हैं। इसमें इस सीरीज में सबसे भाई आगे जो अगला टॉपिक है वो आपका आता है वाष्प दाब। वाष्प दाब, ठीक है। वाष्प दाब को देखते हैं कैसे क्या। वाष्प दाब की प्रक्रिया को समझने के लिए अपन एक बंद पात्र में जल को गर्म करते हैं। देखो सुनना, तो ये मैंने एक पात्र लिया, इसको अपन ने क्या कर दिया, बंद कर दिया। समझना ध्यान से। इसमें अपन लोगों ने जल भर दिया, ये मैंने जल भर दिया बेटा इसमें। ओके, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको गर्म कर रहा हूँ। गर्म ऊपर करते हैं, आ जाओ। इसको अपन ने क्या किया, गर्म किया है। तो गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर क्या सुनना, गर्म करने पर जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने से जल के अणु का क्या होने लग जाता है, वाष्पन होने लग जाता है। जल के अणु वाष्पित होने लग जाते हैं। तो अपन कहते देखो, जल का वाष्प में बदलना, वाष्प में बदलना वो क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। मैंने कहा क्योंकि ये पात्र बंद है तो जल के अणु वाष्पित तो होते हैं, और वाष्पित होकर के क्या होते हैं, तो पात्र की दीवारों से टकराते हैं या आपस में टकराते हैं, जिससे इनकी गति जो वापस से कम होती है और ये पुनः वाष्प अवस्था से किस में आने लग जाते हैं, द्रव अवस्था में आने लग जाते हैं। ठीक है, तो अपन कहेंगे वाष्प का पुनः द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। क्या कहलाती है, संघनन। ठीक है, आगे बात है तक की। तो अपन कहते हैं प्रारंभ में जब गर्म करते हैं तो केवल वाष्पन की प्रक्रिया होती है, संघनन की क्या होती है, नहीं होती है बिल्कुल भी। लेकिन अपन के जैसे जैसे समय बढ़ता है तो वाष्पन, देखो प्रारंभ में कहते हैं वाष्पन की दर तो क्या मैक्सिमम है, इसकी क्या है, न्यूनतम है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है तो वाष्पन की दर में क्या आती है, कमी, और संघनन की दर में क्या होती है, वृद्धि। और एक स्थिति ऐसी आती है जब दोनों की दरें क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। इस स्थिति को क्या बोलते हैं वो लोग, इसको बोलते हैं साम्यावस्था। ठीक है ना। अब ये वाष्प दाब क्या होता है सुनना, तो मैं कहता हूँ देखो वाष्प दाब की बात कर रहा हूँ, क्या साम्यावस्था की स्थिति में किसी द्रव की वाष्प द्वारा उसकी सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। हो गया बेटा तक की बात। अपन ने कहा कि साम्यावस्था की स्थिति में, यानी कि जब वाष्पन और संघनन की दरें बराबर हो जाती है तो उस अवस्था का साम्यावस्था। और अपन ने कहा साम्यावस्था की स्थिति में किसी द्रव की वाष्प द्वारा उसकी सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। तो ये वाष्प दाब का तो आपको फंडा हुआ क्लियर। अब वाष्प दाब से जुड़ी एक दो बातें और एक दो टॉपिक हो रहे हैं छोटे छोटे, उनकी बातें अपन लोग करते हैं। तो इस चित्र को अपन लोग हटा रहे हैं यहाँ पे से, और आपकी अगली हेडिंग देखते हैं क्या है। क्या, आ जाओ देखो सुनना, ये क्या है, द्रव विलयनों का वाष्प दाब। द्रव विलयनों का वाष्प दाब, ये आपकी क्या है, अगली हेडिंग है। अब देखो सुनना, इसमें द्रव विलयनों का वाष्प दाब, यानी कि इस चीज को समझने के लिए अपन लोगों को एक ऐसे द्विअंगी विलयन को काम में लेना है जिसमें दो अवयव है और दोनों के दोनों क्या है, वाष्पशील है। ठीक है, द्विअंगी समझ गए ना, ऐसा विलयन जिसमें दो अवयव द्विअंगी विलयन कहलाता है। और दोनों अवयव, खास बात यहाँ पे क्या होगी, दोनों के दोनों वाष्पशील होंगे, यानी कि ऐसे होंगे जो वाष्पित होने में सक्षम हो। आ गई बात, चलो ठीक है। अब इसको समझने के लिए अपन क्या कहेंगे, एक दो अवयव वाला विलयन अपन लिया, और इसमें जो अवयव आपके, भाई दोनों अवयव कैसे बताएंगे, दोनों विलयन के दोनों अवयवों को क्रमशः 1 व 2 से दर्शाते हैं। पूरा नाम तो क्या दिया अपन लोगों ने, अपन ने छोटे छोटे में बता दिया कि पहले अवयव अवयव 1 से और दूसरे को अवयव 2 से बताएंगे। ठीक है, बात है तक की। आगे इसी संदर्भ में एक दो बात और कहते हैं कि इनके आंशिक वाष्प दाब क्रमशः क्या है कि P1 व P2
तथा विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, वाष्प दाब क्या दे दिया अपन लोगों ने, विलयन का दाब कह दिया पी टोटल कह दिया, ठीक है। तथा अवयव, अवयव 1 व 2 की मोलभिन्न, की मोलभिन्न, की मोलभिन्न क्रम से क्या क्या दे दिया अपन लोगों ने, x1 व x2 अपन लोगों ने दे दी है। अब देखो सुनना, ये अपन ने कुछ बेसिक डाटा अपन ने दे दिया द्रव्य विलयनों के वाष्प दाब को समझने के लिए। अब देखो सुनना, अपन कहें कि अवयव के आंशिक वाष्प दाब व मोलभिन्न के मध्य संबंध सबसे पहले फ्रेंच रसायन वैज्ञानिक कौन था, फ्रांसिस माल्टे राउल्ट ने दिया था। देखो इस आंशिक वाष्प दाब और मोलभिन्न के मध्य में जो संबंध है, सबसे पहले फ्रेंच का एक रसायन वैज्ञानिक था फ्रांसिस माल्टे राउल्ट ने दिया था। इसी कारण इस संबंध को क्या कह देते हैं, राउल्ट का नियम। क्या नाम दे देते इसको, राउल्ट का नियम, ठीक है। एक बात सुनना, मैं इसको राउल्ट के नियम को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं क्या, कि मैं 2 वर्ड आते तो क्या आता है, वाष्प दाब, और एक दूसरा वर्ड आ रहा है आंशिक वाष्प दाब, ठीक है। तो दोनों में अंतर छोटा सा, जैसे सपोज करो मैं इस पे प्रेशर लगा रहा हूँ, दीवार पे धक्का लगा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं अकेला धक्का लगा रहा हूँ तो मेरा जो दाब पड़ेगा इस बोर्ड पे, ठीक है, तो वो क्या कुल दाब होगा, यानी कुल दाब होगा। लेकिन अपन कहें बात कि ऐसे मेरे जैसे 4 जने और धक्का लगा रहे हैं एक साथ प्रेशर लगा रहे हैं, 4 जने हो रहे हैं मेरे साथ, ठीक है। तो उन चारों में से मैंने कितना लगाया, चारों का तो टोटल क्या कहलाएगा, वाष्प दाब, लेकिन उनमें से किसी एक का क्या कहलाएगा, आंशिक वाष्प दाब, कि एक का कितना योगदान है वो क्या कहलाएगा, आंशिक वाष्प दाब कहलाएगा। यहां तक की बात आप क्लियर हुई। अब राउल्ट के नियम की बात करता हूं। देखो राउल्ट का नियम क्या है, राउल्ट का नियम, ठीक है। तो ये नियम क्या कहता है, वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसकी मोलभिन्न के समानुपाती होता है। हो गई बात है तक की। गणितीय रूप कैसे दिखाएंगे, कोई भी अवयव है उसका आंशिक वाष्प दाब यानी कि पी आई, ये समानुपाती होगा एक्स आई के। आई क्या है, कोई अवयव है उसका नाम है। यहाँ पे समानुपाती हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, पी आई बराबर पी नॉट आई और क्या एक्स आई, क्या लगाया एक्स आई। जहाँ पे अपन बात करें ये पी नॉट आई क्या है, पी नॉट आई आपके पास में अवयव का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, और पी आई क्या है, अवयव का आंशिक वाष्प दाब, ठीक। और ये एक्स आई क्या है, अवयव की मोलभिन्न है, मोलभिन्न। हो गया बेटा तक का, चलो ठीक है। ये राउल्ट का नियम का गणितीय रूप आ गया। अब देखो समझना, अब ये जो द्रव विलयनों का वाष्प दाब, इसको समझने के लिए आप लोग क्या करते हैं, ये आपका नियम आ गया, इसके बेस पे चलेंगे, ये कितना क्या आंशिक दाब लगता है, कैसे क्या बात चलती है। इसको थोड़ा सा अपन ऐसे हटाना चाह रहे हैं, ठीक है, आगे की बात कर। देखो
सुनना ध्यान से। अब राउल्ट के नियम से बात करेंगे। राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से क्या, अवयव एक का आंशिक वाष्पदाब, आ जाओ, अवयव एक का आंशिक वाष्पदाब, ये क्या होगा, अवयव एक का आंशिक वाष्पदाब कैसे होगा। देखो अवयव एक कौन है, अवयव एक आपके पास कौन है, आपके पास अवयव एक कौन है, P1 वाला आ गया। तो आंशिक वाष्पदाब यानी क्या, अवयव एक के लिए आंशिक वाष्पदाब के लिए P1 सॉरी क्या कहेंगे, P1 ये समानुपाती है अवयव एक की मोलबिन क्या है, देखो अवयव एक का आंशिक वाष्पदाब तो P1 है, इसकी जो मोलबिन है आपकी वो कहाँ गई, ये रही X1। तो P1 समानुपाती X1, P1 समानुपाती X1, ठीक है। इस समानुपाती को हटाया तो अपन क्या लगाया, P1 ये बराबर होगा P01 और X1। आ गई बात है तक कि चलो ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आपकी 1। ऐसे आगे चलेंगे, यहाँ से आ जाओ। देखो अब अपन कहते हैं अवयव दो का आंशिक वाष्पदाब, ये कैसे निकालेंगे, अवयव दो का आंशिक वाष्पदाब क्या है, P2, ये समानुपाती होगी किसके, इसके मोलबिन के X2 के। जब समानुपाती हटाते के लगाएंगे, P2 बराबर P02 X2 ये लगाएंगे, सही है। चलो ठीक है, दो बातें हो गई क्लियर। समीकरण नंबर पर दे इसको 2। अपन कहते हैं क्या, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से। तो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या कहता है कि किसी विलयन का कुल दाब, हाँ भाई किसी विलयन का कुल दाब उसमें उपस्थित प्रत्येक वाष्पशील अवयवों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। यानी कि जो P टोटल जो होगा, P टोटल यानी विलयन का कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब ये बराबर होगा P1 प्लस P2 के। किसके बराबर, P1 प्लस P2 के। इक्वेशन नंबर पर क्या दे दी, 3। आ जाओ आगे बात करते हैं। समीकरण 1, 2 व 3 से, तो तीनों के मान में से पुट कर रहा हूँ क्या, P टोटल बराबर P1 की वैल्यू क्या है, P1 की वैल्यू है P01 X1, ठीक है, प्लस P2 की वैल्यू क्या है, देखो P2 की वैल्यू क्या है P02 और X2। हो गई बात है तक की। अब एक बात सुना, किसी अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि किसी विलयन की कुल मोलबिन कितनी होती है, 1 होती है। यानी कि अपन कहते हैं क्योंकि अपन ने कहा X1 प्लस X2 ये बराबर होता है 1, ठीक है बात है तक की। अब मैं इनमें से किसी भी कोई बदल दो, किसी की वैल्यू रख दो, चाहे X1 के लिए रख दो चाहे X2 के लिए रख दो। सपोज करो अपन को है ना X1 की वैल्यू चाहिए तो भाई X2 की चाहिए, तो अपन क्या लिखते हैं, X2 बराबर क्या होगा 1 माइनस X1, ये लिखना पड़ेगा X2 बराबर। तो मैं X2 की जगह वैल्यू पुट कर रहा हूँ, देखो सुनना ध्यान से, P टोटल बराबर P01 X1 प्लस इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं, X2 की जगह देखो P02 और इसकी जगह लिखा मैंने 1 माइनस X1, ठीक है। हो गया तक का। चलो आगे देखते हैं, आगे करते हैं। आ जाओ इसको देखते हैं ऐसे और लिखते हैं। देखो अपन क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है क्या, देखो P टोटल बराबर क्या होगा P01 X1, ठीक है, प्लस P02 है ना, माइनस P02 X1, सही है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इस वैल्यू को पीछे ले रहा हूँ, इसको थोड़ा सा आगे ले रहा हूँ, तो क्या होगा P टोटल बराबर P01 X1 है ना, माइनस P02 X1 प्लस P02। आ गया, मैंने केवल इसको पीछे किया, इसको थोड़ा सा आगे किया है। अब देखना आगे इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है आपके पास, हाँ बिल्कुल आ रहा है। क्या रहा, जाओ तो अपन कहेंगे P टोटल बराबर X1 कॉमन आ गया पे, और क्या बच गया पे P01 माइनस P02 और प्लस क्या आ गया P02। ये आपके पास लास्ट आपके पास इक्वेशन आ गई। अब देखो इस इक्वेशन से समीकरण नंबर 4 दे दो इसको,
इस समीकरण नंबर 4 से कुछ रिजल्ट सामने आते हैं। क्या? पहला रिजल्ट सुनना कि भाई अपने पास विलयन में 2 अवयव थे, लेकिन लास्ट रिजल्ट में पी टोटल को अपन एक ही तो अवयव है x1, इसकी मोल भिन्न से बता सकते हैं बोलो। तो अपन ने कहा कि विलयन, 3 रिजल्ट सामने है। क्या? विलयन के कुल वाष्प दाब को विलयन के किसी भी अवयव की मोल भिन्न से व्यक्त किया जा सकता है, एक बात तो ये गई कि यहाँ पे x1, अगर मैं यहाँ पे मान चलो x2 की जगह x1 की वैल्यू पुट करता तो x2 आता यहाँ पे निकल करके, आई बात। तो अपन ने कहा कि विलयन के कुल वाष्प दाब को विलयन के किसी भी अवयव की मोल भिन्न से अपन व्यक्त कर सकते हैं। और अभी इस समीकरण से अपन देखें कि देखो ये पी टोटल x1 के क्या समानुपाती लिख सकते हैं अपन लोग, यानी कि इसको कमबत्ती करूंगा तो ये भी क्या होगा, कमबत्ती होगा, नहीं होगा, कम ज़्यादा होगा। तो अपन कहें कि विलयन का कुल वाष्प दाब अवयव एक की मोल भिन्न के साथ रेखीय रूप से परिवर्तित होता है। आ गई बात है तक की? चलो ठीक है। एक तीसरी बात और कि अपन ने कहा कि विलयन भाई किसी भी अवयव की, अब देखो अब एक से थोड़ी ना बात करेंगे अपन, किसी भी अवयव की मोल भिन्न को कम या अधिक करने पर ठीक उसी प्रकार का परिवर्तन क्या होगा, उसी परिवार का परिवर्तन कुल वाष्प दाब में होगा। तो अपन कहें तीसरा रिजल्ट कि विलयन के किसी भी अवयव की मोल भिन्न में परिवर्तन करने पर ठीक उसी प्रकार का परिवर्तन विलयन के कुल वाष्प दाब में होता है। हो गया बेटा तक की बात? तो ये आपके पास 3 रिजल्ट इसके निकल के आए। अब देखो द्रव विलयनों के वाष्प दाब को समझने के लिए अपन लोग वाष्प दाब और मूल भिन्न के मध्य क्या करते हैं कि ग्राफ खींचते हैं। वो ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ग्राफ आप देखिए थोड़ा ध्यान से। मैं थोड़ा सा इधर से क्या करें, अपन इसको हटाते हैं यहाँ से। देखो सुनना कि अब 2 अवयव है, अपन को 2 एक्सिस मान लेने पड़ेंगे। देखो सुनना, ये लो ठीक है, नीचे का अपन ने इस वाले पे लिया है वाष्प दाब, ठीक है, वाष्प दाब हो गया। ऊपर जाने पर बढ़ता ही बढ़ता है, तो दोनों तरफ किसको चल लो। इधर को ले लिया अपन लोग मोल भिन्न। अब इसमें 2 अवयव है अपने पास, तो अब देखो अवयव एक जैसे इधर मान लो, अवयव एक इधर मान लिया तो इसकी मोल भिन्न इधर क्या हो गई मैक्सिमम, x1 बराबर 1। इधर 1 माने तो इधर क्या होगा, तो यहाँ पे इसकी मोल भिन्न अवयव एक की क्या होगी 0, x1 बराबर यहाँ पे क्या होगा 0। इस पे आप x2 मान रहे हो तो इसकी मोल भिन्न यहाँ पे क्या होगी मैक्सिमम 1, और इसकी क्या होगी यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पे अवयव 1 है। आ गई बात है तक की? अब जिसको जहाँ पे 1 माना है उसका शुद्ध अवस्था में आप लिख दो। जैसे मान कर लो इसका शुद्ध अवस्था में अवयव 2 का आंशिक वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में क्या होगा P02, क्या होगा P02। इस पे क्या माना है 1 माना है, तो जैसे आप इसको बराबर ऊपर नीचे कहीं भी ले सकते, तुम्हारी मर्जी हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिया तो इसका शुद्ध अवस्था में अब 1 का क्या हो गया P01। हो गई बात है तक की? इन लाइनों को आपस में मिला दो, मिला दे, आ जाओ, ये मिला दिया और इसको मैंने ये मिला दिया, मिलाया। तो इसके बाद अपन का ये क्या आया, ये आपके पास आया P2 बराबर P02 x2, और ये वैल्यू क्या है बस ये वाली P1 बराबर P01 x1।
P01 x1 ये वैल्यू आपके पास निकल के आती है। और विलेन का कुल वाष्प दाब देखे अपन लोग, तो ऐसे निकालना पड़ेगा ऊपर ऊपर से टच करके। कैसे? ये क्या होगा, P टोटल होगा और P टोटल बराबर होगा P1 प्लस P2 के। इस तरीके से अपन क्या करते हैं, वाष्प दाब और मोल भिन्न के मध्य आरेख खींचते हैं। किसके लिए? द्रव द्रव विलयनों के वाष्प दाब के लिए। ठीक है, चलो हो गया। इसके बाद अगला टॉपिक लेते हैं, ठोस द्रव विलयनों का वाष्प दाब। आओ, ठोस द्रव विलयनों का वाष्प दाब डालते हैं ग्लेडिंग आपकी। ठोस द्रव विलयनों का वाष्प दाब, वाष्प दाब। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। देखो इसमें ठोस तो क्या है, अवाष्पशील है, वाष्पशील। और ये आपका जो द्रव है ये कैसा है, वाष्पशील। अब देखो सुनना, जब अब ये वाष्प दाब तो सीधी सी बात है रिलेटेड किससे, वाष्पशील अवयव से। तो जो वाष्पशील अवयव उसको तो अपन एक मानेंगे, अवयव एक, और जो अवाष्पशील है उसको क्या मानेंगे अपन, अवयव दो मानेंगे, ताकि उसकी बाद में नीड ना पड़े। ठीक है, तो अपन कहेंगे इसको समझने के लिए भी अपन लोग क्या करते हैं, इसको समझने के लिए भी अपन लोग एक द्विअंगी विलयन काम में लेंगे। लेकिन बस अंतर इतना सा होगा कि यहाँ पे इस द्विअंगी विलयन में एक अवयव ऐसा होगा जो वाष्पशील अवाष्पशील है, और दूसरा ऐसा है जो वाष्पशील होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बात करें जो वाष्पशील अवयव है, वाष्पशील अवयव को अपन बताएंगे किससे, अवयव एक से बताएंगे। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अपन बात कर ले, क्या अवाष्पशील से तो मतलब ही नहीं रहा। ठीक है, अब देखो सुनना, अपन ने कहा भाई वाष्पशील, वाष्पशील अवयव का जो आंशिक वाष्प दाब है, आंशिक वाष्प दाब वो क्या है, P1 है। हो गया बेटा यहाँ तक की बात। और इसकी मोल भिन्न, वह इसकी मोल भिन्न, मोल भिन्न वो आपके पास है x1, x1 है। ठीक है बेटा, अब आगे सुनना, वह विलयन, विलयन का कुल वाष्प दाब वो क्या है, ये है जैसे आपके पास P टोटल है। अब देखो सुनना, सुनना बेटा ध्यान से, क्या ऐसे विलयनों के लिए राउल्ट का जो नियम है, राउल्ट का नियम कैसे परिभाषित किया जाता है, तो ऐसे विलयनों के लिए कहते हैं अवाष्पशील, अवाष्पशील विलययुक्त, विलययुक्त विलयनों, विलयनों का वाष्प दाब, वाष्प दाब, वाष्प दाब वाष्पशील अवयव की मोल भिन्न, की मोल भिन्न, मोल भिन्न के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। हो गई बेटा यहाँ तक की बात। चलो ठीक है, इसमें साफ साफ कहा इसने कि अवाष्पशील विलयित विलयनों का जो वाष्प दाब है वाष्पशील अवयव की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, यानी कि यहाँ पे अवाष्पशील जो विलय उसका कोई नीड नहीं होता है। आगे यहाँ तक की बात। चलो ठीक है, इसका इतना ही था, इसको एक बार नोट कर लेना आप लोग। अब आगे चलता हूँ, तो देखो सुनना, तो अब देखो इसमें क्या कहेंगे आप लोग, वाष्पशील, वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब ये क्या होगा, ये बराबर होगा P1 बराबर, बराबर क्या, P1 समानुपाती x1 और P1 समानुपाती P1 बराबर P01 x1। तो ये आ गया। और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि P1 है ना, ये P1 बराबर हो किसके, P टोटल के होगा, क्योंकि इसमें इसी का ही दाब लगने वाला है जो आपके पास लगेगा। अब देखो सुनना, यहाँ पे ऐसे विलयनों के लिए अपन लोग, ऐसे विलयनों के लिए अपन लोग जब वाष्प दाब और मोल भिन्न के मध्य आरेख खींचेंगे तो कैसा आएगा, देखो सुनना, ये लो, ये वाष्प दाब
वाष्प दाब, और ये आपने ले लिया मोल भिन्न। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे तो टोटल अवयवी एक है, तो अवयव एक को चाहे इधर मान लो चाहे इधर मान लो, जहाँ आपकी इच्छा हो। जैसे माना मैं इधर मान लो तो x1 बराबर 1, तो x1 बराबर यहाँ पे क्या हो गया 0। अवयव 2 तो है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि वो कैसा है वो अवाष्पशील है। ठीक है, तो इसकी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कितना, जैसे ये लो, ये आ गया P0 आ गया, तो यहाँ पे जो आने वाला है ये लो, ये आपके पास क्या क्या P1 बराबर P01 x1, और यही विलयन का क्या होगा कुल वाष्प दाब होगा। इस तरीके से आपको ये निकालना होता है। ठीक, चलो अच्छी बात है। आगे अपना चलते हैं, आ जाओ आदर्श विलयनों को लेकर के, कि आदर्श विलयन आपके क्या होते हैं। आ जाओ आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं अपन लोग। आओ देखो यहाँ से करते हैं स्टार्ट। आदर्श विलयन। ठीक है, तो आदर्श विलयन क्या होते हैं, तो अपन इसके लिए परिभाषा में ऐसे कहते हैं कि ऐसे विलयन जो सांद्रता की प्रत्येक परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। वापस से अपन बात कर लें, ऐसे विलयन जो सांद्रता के प्रत्येक परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, अब आदर्श विलयनों के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं, तो अपन बात कर लें यहाँ पे आदर्श विलयनों के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन से शर्तें जो आदर्श विलयन फॉलो करने चाहिए, करें बात। आ जाओ, तो देखो सुनना, सबसे पहली वाली शर्त, सबसे पहली इंपॉर्टेंट शर्त क्या है आपकी, पहली शर्त यह है कि विलयन का जो कुल वाष्प दाब है, हाँ भाई, विलयन का कुल वाष्प दाब उसमें उपस्थित प्रत्येक अवयवों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होना चाहिए। पहली शर्त, हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, सिंपल सी बात है, वापस से बोल देता हूँ एक बार, कि आदर्श विलयनों के लिए अपन कहते हैं विलयन का कुल वाष्प दाब उसमें उपस्थित प्रत्येक अवयवों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है। यानी क्या जाओ, P टोटल ये बराबर होगा P1 प्लस P2 के। ठीक है, और ये कब होगा, ये तब होगा P1 ये बराबर हो P01 x1 के, और P2 ये बराबर हो P02 x2 के। पहली शर्त आ गई। आ जाओ शर्त नंबर दूसरी बात करते हैं। शर्त नंबर दूसरी क्या है, दूसरी शर्त है आपकी, आदर्श विलयन के अवयवों को जब आपस में मिलाते हैं तो मिलाने पर कुल ऊष्मा परिवर्तन शून्य होना चाहिए, अर्थात डेल्टा H मिश्रण ये बराबर होना चाहिए 0 के। शर्त नंबर दूसरी, आदर्श विलयन के अवयवों को आपस में मिलाएं तो मिलाने पर कुल ऊष्मा परिवर्तन शून्य होना चाहिए। शर्त नंबर तीसरी बात करते हैं। तीसरी शर्त क्या है, तीसरी शर्त के लिए अपन लोग कहते हैं क्या, कि आदर्श विलयनों के अवयवों को जब आपस में मिलाया जाता है तो मिलाने पर कुल आयतन परिवर्तन शून्य होता है। आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। कैसे, अब इनके लिए अब आयतन क्या होना चाहिए, आदर्श विलयनों का आयतन होता है दोनों अवयवों के आयतनों के योग के बराबर, यानी कि V सॉल्यूशन बराबर होगा V1 प्लस V2 के। तो यहाँ पे देखो दो कंडीशन आती है, डेल्टा V मिश्रण ये बराबर होगा 0 के। ये कब कैसे आएगा, देखो सुनना, यानी क्या है, इसके लिए आदर्श विलयन के V सॉल्यूशन ये बराबर होगा V1 प्लस V2 के। किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 के बराबर होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन क्या आ रही है इसके लिए, आदर्श विलयनों के लिए, कि अवयवों में बन गए AA, यानी कि दो अवयव हैं A और B, तो AA व BB आकर्षण बल का जो मान है वो बराबर होना चाहिए किसके, AB आकर्षण बल के बराबर होना चाहिए। देखो AA व BB आकर्षण बल ये बराबर होना चाहिए किसके, AB आकर्षण बल के। जैसे इसमें अपन गए, एक A अवयव था प्लस B था, बना क्या लिया, AB बना लिया, तो आपके इन दोनों के बीच में जो आकर्षण लग रहा है वो किसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों के आकर्षण बलों के बराबर होना चाहिए। इससे आप कैसे ये रिलेशन निकाल सकते हैं, पता है कैसे, अपन कहते हैं कि जैसे मान चलो सपोज करो कि ये आपका क्या था ज़्यादा, ये क्या होगा कम, तो पहले तो अवयव बिल्कुल पास पास बैठे हुए थे और अब कहाँ बैठेंगे, थोड़ा दूर दूर, तो बताओ आयतन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो बताओ डेल्टा में मिश्रण बराबर 0 आएगा, नहीं आएगा। आगे बात है तक की,
तो ये जितना फोर्स इनके बीच में अट्रैक्शन का यहाँ लग रहा है उतना ही यहाँ लगना चाहिए ताकि इनका आयतन क्या हो, बराबर हो। ठीक है ये बात, चलो ठीक है। अगला देखते हैं, आपका पांचवी कंडीशन आती है। पांचवी कंडीशन क्या आती है कि वाष्प दाब व मोलबिन के मध्य आरेख। ये आरेख आपके पास कैसा ना, जैसा कि अभी अपन लोग खिंचकाए कैसा, देखो सुनना, ये दो डंडे अपन ने आड़े खींचे भाई, खड़े खींचे, एक आड़ा खींचा, इधर को लिया वाष्प दाब, इधर को लिया आप लोगों ने मोलबिन। ठीक है, इधर को x1 बराबर क्या माना 1, इधर को x1 बराबर क्या माना 0, इधर को x2 बराबर क्या माना 1, इधर को x2 बराबर क्या माना 0। ये यहाँ पे क्या गया P01, यहाँ पे क्या आ गया P02, दोनों को मिलाया, ये लो और ये लो, P टोटल बराबर P1 प्लस P2, इधर क्या आगा P2 बराबर P02 x2, इधर क्या होगा P1 बराबर P01 x1। ये आपका ग्राफ आना चाहिए। अब देखो सुनना आप लोग ध्यान से, अपन कहते हैं कि वास्तव में कोई भी विलयन पूर्णतः आदर्श नहीं होता है, कोई भी विलयन पूर्णतः आदर्श नहीं होता है। ये कंडीशन हर विलयन फॉलो नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपने कुछ एक विलयन ऐसे होते हैं जो आदर्श विलयनों की नकल करते हैं। ठीक है, आदर्श विलयन वो भी नहीं है, लेकिन वो हाँ आदर्श विलयन होने की नकल करते हैं। तो इनमें उदाहरण अपन बात करें कौन कौन से, देखो बेंजीन प्लस टोलुइन। ठीक है, अब हम बात करें क्लोरो एथेन प्लस ब्रोमो एथेन। ठीक है, अगला एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। ये कुछ एक विलयन ऐसे हैं जो आदर्श विलयनों की नकल आपके पास से करके देते हैं। हो गया बेटा यहाँ तक का, तो ये आदर्श विलयनों की बात हुई। अब देखो सुनना, अब दूसरा एक टॉपिक आता है क्या, अनादर्श विलयन। ठीक है, अब अनादर्श विलयन को होते हैं तो अपन कहेंगे ऐसे विलयन जो सांद्रता के प्रत्येक परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। क्या पालन नहीं करते। और अब अनादर्श विलयनों के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं, तो अपन कहेंगे इनमें थोड़ा सा चेंज होगा। अपन कहेंगे कि अनादर्श विलयनों का कुल वाष्प दाब जो होगा वो बराबर नहीं होगा प्रत्येक अवयवों के आंशिक वाष्प दाबों के बराबर, यानी कि P टोटल बराबर नहीं होगा P1 प्लस P2 की। ये संभव कब होगा, ये संभव जब होगा जब P1 बराबर नहीं हो किसके P01 x1 के और P2 बराबर नहीं हो किसके P02 x2 के। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या आनी चाहिए कि आदर्श विलयनों के अवयवों को आपस में जब मिलाते हैं तो कुल ऊष्मा परिवर्तन शून्य नहीं होता, यानी कि अभिक्रिया ऊष्मा या तो शोषी होगी या क्षेपी होगी। यहाँ पे डेल्टा H मिश्रण का अंतर कभी भी 0 नहीं आएगा अनादर्श विलयनों के लिए। ठीक है, अगला तीसरे कंडीशन बात करते हैं, आदर्श विलयनों के अवयवों को जब अपन आपस में मिलाते हैं तो V मिश्रण बराबर डेल्टा V मिश्रण बराबर 0 नहीं होता, यानी कि जैसे लो जैसे कोल्ड ड्रिंक है उसमें नमक अपन ने मिलाया तो आयतन एकदम से बढ़ जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि अपन को थोड़ा सा बढ़ना चाहिए था लेकिन थोड़ा नहीं बढ़ा, तो अपन ने सेम कहा इसमें कि V मिश्रण बराबर 0 नहीं था, तो दोनों अवयवों के आयतनों से ज़्यादा होगा, ये थोड़ा क्या होगा कम होगा। ये कब संभव होगा, अपन का V सॉल्यूशन बराबर नहीं होगा किसके V1 प्लस V2 के। दूसरे अपन ने कहा कि ये केस कब आना चाहिए, अभी जो मैं समझाया था आप लोगों को कि ये केस तब आएगा जब AA व BB आकर्षण बल बराबर नहीं होगा किसके AB आकर्षण बल के बराबर नहीं होगा। तीसरी बात अपन कहेंगे यहाँ पे ये जो ग्राफ है वाष्प दाब और मोलबिन के मध्य जो आने वाला ग्राफ है वो ऐसा प्राप्त नहीं होगा, दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है कि ये धनात्मक विचलन दर्शा सकते हैं और ऋणात्मक भी। तो इसलिए अपन बोलते हैं अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले और एक ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। तो आ जाओ बात करते हैं अनादर्श विलयनों के प्रकार की, ये क्या होते हैं। आ जाओ अनादर्श विलयन दो प्रकार के अपन ने कहा, लो आ जाओ पहला बात करते हैं। पहला धनात्मक विचलन
दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। दूसरा केस, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन। ठीक है, आ जाओ। अब देखो सुनना, ये क्या क्या होता है। अपन कहें कंडीशन धनात्मक विचलन आना है, तो इनके लिए शर्तें क्या है, अपन कैसे कह सकते हैं। देखो सुनना, यहाँ पे अपन कहें कि विलयन का कुल वाष्प दाब प्रत्येक वाष्पशील अवयव के आंशिक वाष्प दाबों के योग से क्या होगा, हमेशा अधिक होगा। यानी कि अपन कहें पी टोटल ये बहुत ज़्यादा भाई बड़ा होगा किससे, P1 प्लस P2 से। ये कब संभव है, ये कब संभव है, देखो जब कब होगा कि P1 ये बड़ा हो किसे, P01 x1 से, और P2 ये बड़ा हो किसे, P02 x2 से। आगे बात, दूसरी कंडीशन क्या आनी चाहिए कि डेल्टा H मिश्रण जो है, मिश्रण ये हमेशा बड़ा हो किसे, 0 से। यानी कि अभिक्रिया यहाँ पे अपन कहें डेल्टा H मिश्रण का जो अंतर होगा ना, वो क्या होगा, 0 से हमेशा क्या आएगा, बड़ा आने वाला है। और तीसरी बात अपन लोग कहें डेल्टा V मिश्रण, डेल्टा V मिश्रण ये भी हमेशा क्या होगा, ये 0 से बड़ा होगा। यानी कि अपन कहें V सॉल्यूशन जो है ये हमेशा बड़ा हो किसे, V1 प्लस V2 से बड़ा होगा, तब जा करके केस आने वाला है आपके पास में। चौथा केस क्या है अपन लोग, AA व BB आकर्षण ये बराबर नहीं होगा, ये ज़्यादा होगा किससे, AB आकर्षण बल से। ठीक है, अब देखो सुनना, अपन ने कहा कि ये पॉजिटिव आने चाहिए, 0 से बड़ा होगा। अब देखो सुनना कैसे होगा, अपन ने कहा AA और BB आकर्षण बल ये तो क्या है, ज़्यादा है और ये क्या है, कम। यानी कि ऐसे मानो यहाँ पे अणु बिल्कुल पास पास बैठे हैं, ठीक है, और यहाँ पे जब ये बनता है तो थोड़े दूर दूर बैठ जाते हैं, क्योंकि आकर्षण बल थोड़ा क्या है, कम है। अब सुनना ध्यान से कि ये वॉल्यूम क्या हो गया, ज़्यादा, और ये वॉल्यूम क्या है, कम। और डेल्टा कैसे निकालते हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो अपन जब इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कि V2 में से V1 को घटाएंगे, तो क्योंकि V2 तो क्या बड़ा वैल्यू है, ये क्या छोटा वैल्यू है, तो जो भी निकल के आएगा बताओ, पॉजिटिव निकल के आएगा, 0 से बड़ा निकल के आएगा। सही बात, तो इसलिए ये केस आपका बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे बैठता है। ठीक, आ जाओ अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है कि ये ग्राफ जो है वाष्प दाब व मोलबिन के मध्य ग्राफ जो आने वाला है आपका, वो कैसा आने वाला है। देखो जनरल केस ये है, जनरल केस आपका ये है कि ये वाष्प दाब और ये आपका मोलबिन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन ने कहा कि ये लो P01 और ये आपका हो गया P02, आपने मिलाओगे तो देखो ऐसे कुछ आना चाहिए था, ठीक है, और ये इतना होना चाहिए था। लेकिन अपन कहे कि ये इतना है ही नहीं। ये देखो यहाँ पे P1 की अपन बात करें, P1 ज़्यादा बड़ा है, यानी कि विचलन आ रहा है, विचलन हमेशा पॉजिटिव में ऊपर ले लो विचलन। ये लाइन, वो आइडियल लाइन तो ये थी, लेकिन अभी आकर्षण अनादर्श में ऐसे आ रही है, तो यहाँ पे अपन कहेंगे P1 ये ज़्यादा है किससे, P01 से, x1 से, और ये वाला लाइन आनी ये चाहिए थी, लेकिन आ कैसे रही है, ऐसी। ठीक है, और ये अपन कह दिया P2 ये बड़ा है किससे, P01 से, P02 से और x2 से। ठीक है, और ये आना सीधा चाहिए था, लेकिन आ कैसे रहा है, ये भी बढ़ा रहा है। तो ये अपन क्या कहते हैं, P टोटल ये बराबर होगा, सॉरी ये बड़ा होगा किससे, P1 प्लस P2 से। ये ग्राफ आपके पास धनात्मक विचलन वाले विलयनों के लिए आना है। ठीक है, ये बात है तक की। चलो ठीक है, इनके उदाहरण मैं आपको एक साथ बताऊंगा याद करने के तरीके से। अब आ जाओ अपन बात करते हैं इनके लिए आवश्यक शर्तें। देखो सुनना, ये धनात्मक में तो सारे चिन्ह आए ऐसे वाले, ऋणात्मक में सारे चिन्ह ले लो ऐसे वाले। तो लिखने इसको वापस से, देखो आ जाओ, P टोटल ये छोटा होगा P1 प्लस P2 से। ये केस कब आने वाला है, P1 जब छोटा हो किसे, P01 x1 से, और P2 ये छोटा हो किसे, P2 छोटा हो P02 x2 से। दूसरा केस डेल्टा H मिश्रण, ये क्या हो,
ये छोटा हो किसी जीरो से, यानी कि ऋणात्मक में वैल्यू आनी चाहिए आपकी, ठीक है। तीसरा केस डेल्टा एच डेल्टा वी मिश्रण, ये छोटा हो किसी जीरो से, ये कब संभव होगा, वी सॉल्यूशन, ये छोटा हो किसे V1 प्लस V2 से। अब यानी कि वो जो मैंने बताया था कि इधर वाला आयतन कम इधर वाला ज़्यादा, ठीक है ना। ये कब होगा, देखो कि जब AA व BB आकर्षण बल, ये छोटा हो किसे AB आकर्षण बल से, हो गया। और यहाँ पे अगर लास्ट बात कहें ग्राफ, वाष्प दाब व मोलबिन के मध्य ग्राफ आप लोग देखें तो देखो, आ जाओ ग्राफ खींचते हैं। ये ग्राफ कैसे आने वाला, देखो ये वाष्प दाब, ये मोलबिन, x1 बराबर 1, ये x1 बराबर क्या हो गया 0, x2 बराबर 1, x2 बराबर क्या हो गया 0, ये P01 बराबर 1 भाई यहाँ पे आ गया, और ये ले लो P02 बराबर क्या हो गया भाई ये आ गया, ठीक है। इनको मिलाते हैं। आइडियल केस तो ये था, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि ऋणात्मक है तो ये धनात्मक में ऊपर गए सारे, तो अभी ऋणात्मक क्या आने नीचे वाले, नीचे आने वाले, देखो ऐसे हो गया। तो यानी कि P01 ये छोटा होगा किसे P1 x1 से, P01 x1 से, और P2 ये छोटा हो किसे P02 x2 से, और ये P टोटल ये छोटा हो किसे P1 प्लस P2 से। ये जाके जब केस आने वाले आपके पास है, हो गया। अब उदाहरणों की बात आप लोग करें तो ऊपर से थोड़ा सा हटा दूँ, उदाहरण एग्जाम्पल देखो, उदाहरण आ जाओ लेते हैं, एक छोटा सा और हटा देते हैं। इनके एग्जाम्पल मैं आपको लेके बता रहा हूँ, देखो कैसे। उदाहरण में अपन बात करें, उदाहरण कि भाई धनात्मक विचलन दर्शाने वाले जो अनादर्श विलयन है वो उनके उदाहरण कौन कौन से, देखो सुनना। एथेनॉल प्लस एसीटोन, आप तो ऐसे ध्यान रखो कि आप लोग जब अल्कोहल को मिलाते हो एसीटोन में तो वो धनात्मक विचलन देता है, ठीक है। और यहाँ पे अपन कहें, अब यहाँ पे इसकी जगह ले लो क्लोरोफॉर्म ले लो, CHCl3 प्लस में एसीटोन, तो ये कौन सा विचलन देगा, ऋणात्मक विचलन आपका देने वाला है। अब देखो सुनना दूसरा, अब मैं कहूँ कि अल्कोहलों को जब आप लोग पानी में मिलाओगे, चाहे वो मैथिल अल्कोहल हो चाहे एथिल अल्कोहल, तो हमेशा कौन सा विचलन देगा, धनात्मक। तो आ जाओ दूसरा केस, C2H5OH प्लस में H2 धनात्मक, CH3OH ये भी कौन सा देगा, धनात्मक विचलन। और यहाँ पे उदाहरण बताऊँ मैं आपको, तो देखो अपन कहते हैं जब एसिड्स को अम्लों को जब पानी मिलाते तो वो क्या देंगे, ऋणात्मक विचलन, जैसे HCl प्लस H2O, HNO3 प्लस H2। ये आपके कैसे एग्जाम्पल है, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन है, और ये आपके धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन हो गए। ठीक है बेटा, थैंक यू।